डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज फिजिक्स का यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 5, जिसमें वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी पिछले लेक्चर में हमने क्या निकाला था, अच्छी स्थिति में तीव्रता निकाली थी, तो अब हम निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालते हैं। यानी पिछले लेक्चर में देखा था कि कोई भी डायपोल दिया है यानी वैद्युत द्विध्रुव दिया है, तो उसकी अक्ष पर यानी यहाँ पर कोई बिंदु P था जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अब हम क्या करेंगे, इसकी अक्ष पर न लेके क्या करेंगे, इसकी निरक्ष पर यानी इसके परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में कोई बिंदु लेते हैं। ये कोई हमने डायपोल ले लिया A और B, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो आज हम बात किसकी करने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसके हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका मिड पॉइंट O, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, L और L। मान लीजिए कि बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु P है, बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। ये बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमने ले लिया इसके लंबवत बिंदु P, इस पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो चार्ज है वो इस पॉइंट पे तो है नहीं, A पर है और B पर, A पे पॉजिटिव चार्ज है, B पे नेगेटिव चार्ज है। अब हम निकालते हैं तो किसी एक आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको इस यहाँ मिला दें और इसको यहाँ मिला दें। तो ये एक बिंदु P को हम किससे मिलाएंगे, A से मिला देंगे और इधर इसको B से मिला दिया। ये दूरी आपकी कितनी, x। अब हमारी जो यहाँ से मान लीजिए इतना हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमारी क्या होगी, यहाँ मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश लिया है पॉजिटिव मान लीजिए, तो यहाँ पर इसकी जो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड A की पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो ये हो जाएगी EA और ये EB, दोनों हो गई। इसकी नेट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी E। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, मान लीजिए ये EA है, ये क्या है EA, तो इसका एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा EA साइन थीटा और ये क्षेत्र EA कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि मान लो ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण है, तो ये इतना हो जाएगा। अब बात करते हैं हम EB की, EB की करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, EB साइन थीटा और ये भी EB कॉस थीटा, EB साइन थीटा और EB कॉस थीटा। अब हमारे जो EA साइन थीटा और EB साइन थीटा क्या है, एक ही देखो समान है, समान और विपरीत दिशा में, तो ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो हमारा बचा क्या, EA cos थीटा और EB cos थीटा पे जो वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे हम, वही हमारी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। अब यहां से लेके चलें, अगर बिंदु P पर दिया हुआ है तो इनके बीच की दूरी भी पता होनी चाहिए हमें। तो ये दूरी x है और ये L है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, √x² प्लस L²। ये भी कितनी हो जाएगी, √x² प्लस L²। यानी बिंदु P से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी दोनों बराबर दूरी पर हैं। दोनों कैसी हैं, बराबर दूरी पर स्थित हैं आवेश, दोनों बराबर दूरी पर स्थित हैं। तो चलें आगे देखते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो ये कितनी दूरी होती है, 2L पूरी, दोनों यहां तक इतना हो गया। अब मान लीजिए, माना क्या करेंगे हम, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, क्या है AB, जिस पर +Q तथा -Q आवेशों से मिलकर बना है।
यानी कि बीच की दूरी क्या है 12। माध्यम का परावैद्युतांक हम k ले लेते हैं, तो यहां से इसके केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P लिया है, केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P लिया है, परीक्षण बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, EA इस दिशा में हो जाएगी और इसकी EB इधर हो जाएगी। तो इसके घटक हो जाएंगे EA cos थीटा और EA sin थीटा, ये हो जाएगा EB cos थीटा और EB sin थीटा। ठीक है, यहां तक आगे लेके चलते हैं। तब हम क्या करेंगे, मान लीजिए अब यहां प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण क्या करेंगे, यानी चित्र से लेके चलेंगे, चित्र से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, EA इक्वल टू 1/4πε0 K, माध्यम का परावर्तन K है तो K आ जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, Q अपॉन एक्सिस पॉइंट पे है तो एक्सिस पे ये लेंगे तो कितना हो जाएगा, EA बराबर, तो Q अपॉन दूरी कितनी है, √x² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं EA इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन x² प्लस L², इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण तथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, EB इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन x² प्लस L², यही सेम होगी, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हमें कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E, वो हमारी इस पर होगी, इस पॉइंट पर P होगी तो हम निकालेंगे। अब इसमें EA और EB दोनों की अलग अलग निकाल ली हमने, EB यानी ये EB हो गई और ये EA हो गई, दोनों की अलग अलग निकाल ली। तो हम क्या करेंगे, इसका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, दोनों ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें सदिश योग के बराबर होगी। जब सदिश योग के बराबर होगी तो हम क्या लिखेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो नीचे लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन E इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, सदिश योग के बराबर होगी। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, EA cos थीटा प्लस EB sin थीटा, यानी EA cos थीटा जो है, ये देखो EA cos थीटा ये भी इस दिशा में, EB cos थीटा ये भी इस दिशा में, तो इन दोनों के योग के बराबर होगी E। तो इन दोनों के योग के बराबर करेंगे तो EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा बराबर E हो जाएगी, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखते हैं, मान रखिए EA और EB की वैल्यू दे रखी है, EA की वैल्यू ये है, EB की वैल्यू इसमें पुट करिए। तो आगे लिख देखते हैं, EA की वैल्यू कितनी है, दोनों की समान है, चलिए तो कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन x² प्लस L² cos थीटा
प्लस 1/4πε0 k इंटू क्यू कॉस थीटा बटे x² प्लस l²। दोनों में कैसे बराबर है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू 2q cos थीटा बट्टे x² प्लस l²। यहां तक हो गया, इसको नीचे हटाना। चलिए अब यहां से देखिए 2q, अब आपके पास q है, cos को हटाएंगे हम यहां से, तो cos को आ जाइए इसमें, देखते हैं cos को हटाते हैं तो cos जो दिया हुआ है हमारा, यहां से लेके चलते हैं, ये आप इतना ले लीजिए, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। यहां से cos थीटा अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण। तो हमारा cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, L बट्टे √x² प्लस l², यही होगा। यानी यहाँ cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, l² वो L/√x² प्लस l²। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 k इंटू कितना हो गया, k इंटू 2q, 2 यहां ले लीजिए q इंटू 2l बट्टे x² प्लस l²। यहां एक घात थी और आधी और आ जाएगी आपकी, तो कितनी हो जाएगी, 3/2। चूंकि cos थीटा बराबर L बट्टे √x² प्लस l²। परंतु q इंटू 2l को हमने कुछ कहा था पिछले लेक्चर में, आपको पता होगा। तो क्या था, q इंटू 2l इक्वल टू p, क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए E इक्वल टू 1/4πε0 k q इंटू, तो कितनी हो जाएगी, p/x² प्लस l² की पावर 3/2। यहां तक हो गया। यदि मान लीजिए, यदि हमारा ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इसमें क्या होता है, दोनों जो भी आवेश दिए होते हैं वो बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए होते हैं, बहुत ही अति सूक्ष्म दूरी पर होते हैं। तो उसकी अपेक्षा परीक्षण आवेश जो लिया गया है, वो परीक्षण बिंदु P लिया गया है, वो अधिक दूरी पर होगा इससे। तो इसका मतलब क्या होगा कि x जो है, यदि क्या है, x बड़ा है किससे, L से, तब x बड़ा है L से, तब x² इज वेरी लेस देन, वो सॉरी ग्रेटर देन l²। l² को क्या करेंगे, अमान्य कर देंगे, अमान्य लेने पर। इसको अमान्य लेंगे तो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू p अपॉन, इससे ये कट जाएगा तो x3, ये हो गया न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम हो गया। अब यदि मान लीजिए माध्यम जो परावर्तन k के माध्यम में रखा था, अगर माध्यम निर्वात है या कोई वायु है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे, यदि या लिखो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 1। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू p/x3 न्यूटन
प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब हमारी अच्छी स्थिति में कितनी आई थी, ये आपकी आ गई निरक्षीय स्थिति में। अच्छी स्थिति में क्या थी, यहाँ 2p अपॉन एक्स क्यू, यानी इसके अक्ष पर अगर कोई बिंदु दिया है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस, और निरक्षीय स्थिति में निकालनी है तो इसकी क्या होगी, निरक्षीय स्थिति की दोगुनी होती है। कितनी होती है, दोगुनी होती है। तो ये इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स क्यू, ये न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारी हो गई वैद्युत द्रव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां तक नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अगला है कि वैद्युत द्रव, नेक्स्ट है वैद्युत द्रव, इसको बिगाड़ दें, चलिए वैद्युत द्रव की किसी भी स्थिति में, अभी मान लीजिए अक्ष पर दिया है, अब आपसे कह दिया जाए चलिए हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, वैद्युत द्रव। यानी अभी क्या था, एक तो हम निकाल चुके कि कोई डाइपोल दिया हुआ है उसकी एक्सिस पॉइंट पर और एक उसके परपेंडिकुलर निकाला। अब मान लीजिए ये ना तो यहां है और ये पॉइंट ना तो यहां है, परीक्षण जो बिंदु है वो तो हमारा ना तो यहां है और ना ही यहां है। मान लीजिए कि ये बिंदु हमारा कोई यहां ले लिया, थीटा कोण पर ले लिया, तब आप कैसे निकालेंगे भाई, ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि यहां पर बताया था आपने क्या, तो निरक्षीय स्थिति में बताया, अच्छी स्थिति में बताया, यानी इसके लंबवत बताया है और उसके अक्ष पर बताया, लेकिन ये तो अब दूसरी जगह आ गया, तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यानी वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, देखिए। द्विध्रुव ले लिया आपने, ए और बी, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये हमारा मध्यबिंदु हो गया, इसका केंद्र हो गया। अब इसके केंद्र O से मान लीजिए थीटा कोण पर कोई बिंदु है, Z ले लीजिए, कोई बिंदु Z है जिसकी दूरी कितनी है, x, बीच का कोण कितना है, थीटा, ठीक है, x दूरी ले ली और थीटा कोण ले लिया। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि इस पे हमारे इसके एक्सिस पॉइंट यानी एक्सिस पर कितना होता है, मूवमेंट कितना होता है, p, तो इसका मूवमेंट कितना हो जाएगा, p cos थीटा, और इसके लंबवत कितना हो जाएगा, p sin थीटा, p cos थीटा और p sin थीटा हो जाएगा, ठीक है।
अब मान लीजिए ये बिंदु ए है, तो हम अब A1 अगर इसको ले लें तो ये इस दिशा में क्या हो जाएगा, B1, और A2 अगर मान लीजिए ये बिंदु, इसको हमने A2 कह दिया, तो ये क्या हो जाएगा, B2। हमारा डाइपोल कितना, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, द्विध्रुव क्या है, ये है AB। अब हमने मान लीजिए कि ये द्विध्रुव AB है जिसका आघूर्ण कितना है, P है। अब हम इसको P को न लेके हमने बिंदु हमारा Z ये है, थीटा कोण पर दिया है, थीटा कोण पर दिया है, तो इसके घटक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, P cos थीटा और P sin थीटा। P cos थीटा है वो Z के किस पर है, अक्ष पर है, Z के अक्ष पर है। तो हमने मान लीजिए कि इसको द्विध्रुव न मान के अब हमने द्विध्रुव इसको मान लिया, Z और B1 को, Z और B1 को एक द्विध्रुव मान लिया। इसको मतलब x इस द्विध्रुव को लेके चलेंगे, यानी A1 और B1 को लेके चलेंगे, इसी पर इसकी अक्ष पर क्या है, Z बिंदु है। अगर द्विध्रुव A2 B2 लेके चलते हैं तो इसकी क्या है, लंबवत हो जाएगा Z बिंदु। तो हमें बताया गया था, अब हम अक्ष पर भी जानते हैं कितना होता है और उसके लंबवत भी जानते हैं कितना होता है। तो आगे लेके चलते हैं, अब बात बन सकती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कोई द्विध्रुव AB, यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव AB जो +Q तथा -Q आवेशों से मिलकर बना है। माध्यम का परावर्तन K है। मध्य बिंदु O से अक्ष से, केंद्र O पर अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए x दूरी पर कोई बिंदु Z स्थित है। क्या है, कोई बिंदु Z स्थित है जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां पर देख लीजिए क्या है कि P cos थीटा क्या है हमारा, P cos थीटा क्या है, P cos थीटा जो है वो क्या है हमारे, P cos थीटा Z की अक्ष पर है, किस पर है, Z अक्ष पर है, Z की अक्ष पर। तो P cos थीटा क्या है कि P cos थीटा, यानी यहां से केंद्र O है तो OZ की अक्ष पर है, OZ की अक्ष पर, OZ की क्या है, अक्ष पर है, या OZ के अनुदिश कह सकते हैं। और ये क्या है, P sin थीटा OZ पर क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, लंबवत, ये OZ पर लंबवत हो गया। तो हम अब क्या करेंगे कि हमारा जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण तो हो गया P cos थीटा, द्विध्रुव आघूर्ण जो P cos थीटा है वो किस द्विध्रुव का है, A1 और B1 का, जो हमने माना है, काल्पनिक माना है, और इसी की अक्ष पर क्या है, Z है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो यहां से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाली जाए तो कितनी हो जाएगी, इस पर Z, ये बिंदु Z दिया हुआ है, यहां ले लीजिए Z बिंदु Z, ठीक है। तो इसकी अक्ष पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, एक तो हो जाएगी हमारी E1 और E2, ये हो जाएगी E, बीच का कोण मान लीजिए फाई है, ठीक। तो अब E1 और E2 है, तो हम E1 निकाल लें पहले, फिर E2 निकाल लें, और इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। चलिए अब P cos थीटा OZ अक्ष पे है, तो हम क्या करेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी क्या करेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा के कारण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा के कारण बिंदु Z पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 बराबर,
E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माध्यम परावर्तन कितना है k है इंटू क्यू बट्टे एक्स क्यू। कितनी होगी? नहीं, 2p cos थीटा। द्विध्रुव हमारा कितना है p और होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 2p/x3, तो p की जगह p cos थीटा है और अच्छी स्थिति में यहां देखिए इसके अच्छी स्थिति में तो 2p cos थीटा होगी और निरक्षी स्थिति में होगी तो 2p cos थीटा नहीं होगी। तब क्या होगा मान तथा द्विध्रुव आघूर्ण p sin थीटा के कारण बिंदु Z पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू, अब अच्छी स्थिति में तो दोगुनी होती है, निरक्षी स्थिति में कितनी हो जाएगी p/x3, तो p की जगह क्या है p sin थीटा बट्टे x3। इतना हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा यहां तक हो गया तो हम आगे चलेंगे तो अब क्या लिखेंगे, अतः बिंदु Z पर, अतः बिंदु Z पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये देखो एक दूसरे के लंबवत है, एक ये है और तो एक ये है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं और लंबवत हैं तो लंबवत में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी अंडर रूट E1 स्क्वायर और प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब E1 और E2 हमने निकाल ही लिया था, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो E1 और E2 की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें तो हमारा क्या होगा, इसमें बिंदु Z पर क्या निकल आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। यहां तक हो गया, आगे चलें। चलिए चलो इसमें रखते हैं। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इक्वल टू E1 बराबर देखिए कितना है, पहले तो हम बड़ा वाला अंडर रूट लगाते हैं, ठीक है। तो E1 इक्वल टू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू 2p cos थीटा बटे एक्स क्यू प्लस इसकी कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू p साइन थीटा बटे एक्स क्यू, इसका पूरे का होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है। देखिए ये इतना, ये और ये p, ये सभी में एक जैसा है, इसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू कितना हो जाएगा p अपॉन एक्स क्यू। अंदर क्या बचता है अंडर रूट 2 यानी 4 cos वर्ग थीटा और प्लस के साइन वर्ग थीटा, इतना बचा। तो E इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू इतना हो गया। अब P अपॉन एक्स क्यू, भैया इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 cos वर्ग थीटा और प्लस cos वर्ग थीटा और प्लस साइन वर्ग थीटा लिख सकते हैं या नहीं। 3 है, 3 और 1 4 थे तो उसको इसमें जोड़ दिया। अब आपने थोड़ी बहुत तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, चलिए तो देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू p अपॉन एक्स क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos वर्ग थीटा। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई इतनी आ गई। अब हम क्या करेंगे वायु या निर्वात के लिए
माध्यम में वायु है या निर्वात है तो क्या हो जाएगा, के लिए के इक्वल टू हम 1 रख देंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स क्यू अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हो गई इसमें न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम हो गया। अब देखिए ये किसी भी स्थिति के लिए आ गया, किसी भी स्थिति के लिए आ गया। अब देखते हैं क्या, अब इसमें ये देखते हैं किसी भी स्थिति के लिए यानी थीटा कोण पर है तो क्या इससे हम एक्सिस पॉइंट की और परपेंडिकुलर जो निकालते थे वो निकलती है या नहीं है, इसमें रखते हैं, थीटा की वैल्यू रख के देखते हैं। ये तो आपका हो गया यहां तक पूरा। क्या हो गया, वैद्युत द्रव की किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स क्यू अंडर रूट 1 + 3 cos वर्ग थीटा होगी। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए थीटा बराबर 0 रख दिया, थीटा बराबर 0 यानी इसी अक्ष पर है, कोई बिंदु P ले लिया इसी अक्ष पर है तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। थीटा बराबर अगर इसमें 0 रखेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बट्टे एक्स क्यू। अब इसमें देखिए थीटा बराबर 0 रखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की 1 तो 3 और एक 4, 3 + 1 = 4 हो गया और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2। क्या अच्छी स्थिति में इतनी थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जी बिल्कुल इतनी थी। अब आगे क्या करेंगे, यदि इसकी हम क्या निकालेंगे, लंबवत निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। जब थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा तो इसकी वैल्यू पूरे की कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमारा E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बट्टे एक्स क्यू। देखिए ये लंबवत स्थिति में इतनी थी तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा है जो वो किसी भी स्थिति में हो तो उसके लिए हमारी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होगी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स क्यू अंडर रूट 1 + 3 cos वर्ग थीटा। आज यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का लास्ट था ये, तो आज समाप्त हो गया। चलिए इसी की तरह इसी को दोबारा रिवीजन करिए घर पे और तैयारी कीजिए। इससे पहले वाले जो दोनों थे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।